हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम पठारी क्षेत्र के खानाबदोशों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने पर्वतीय क्षेत्र के खानाबदोशों और उनकी चक्रीय चराई गतिविधियों के बारे में जाना। आइए उन विषयों पर एक नजर डालते हैं जिन पर हम वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानेंगे कि पठारी क्षेत्र में रहने वाले तमाम खानाबदोश समुदाय कौन थे, इन खानाबदोशों का किसानों से क्या संबंध था, उनकी चक्रीय चराई गतिविधियां किन परिस्थितियों पर आधारित थी। महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा पठारी क्षेत्र है और धंगर महाराष्ट्र का एक अहम चारावाहा समुदाय था। इस समुदाय में ज्यादातर चरवाहे थे और कुछ कंबल बुनकर थे, बाकी भैंस चुराने वाले। पहाड़ के पशुपालक खानाबदोशों के विपरीत ये खानाबदोश अन्य काम भी करते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इनकी आबादी लगभग 4,60,000 आकी गई थी। आइए अब जानते हैं कि उस क्षेत्र के बारे में जहां धंगर रहते थे। धंगर महाराष्ट्र के मध्य पठारी क्षेत्र में रहते थे। ये इलाका मूल रूप से कम वर्षा वाला अर्ध शुष्क क्षेत्र था। ऐसी जगह पर अमूमन किसी फसल का उगना मुश्किल है, इसलिए यहाँ बाजरा जैसी सूखी फसल ही बोई जाती थी। धंगर केवल मानसून के दौरान इस इलाके में रहते थे, क्योंकि बारिश से उन्हें अपने मवेशियों के लिए अच्छा चारा मिलता था। मानसून समाप्त होने के बाद वो बाजरे की कटाई के काम में जुट जाते और पश्चिम में कोंकण की ओर चले जाते। इसके लिए उन्हें लगभग 1 महीना पैदल चलना पड़ता था। मौसम और मिट्टी के मामले में पठारी क्षेत्र की तुलना में कोंकण एक बिल्कुल अलग क्षेत्र था। उच्च वर्षा और समृद्ध मिट्टी के कारण यहाँ कृषि अच्छी होती थी। कोंकण में कोंकणी इंसान रहते हैं और वहां पर कोंकणी किसान भी कहा जाता है उन सभी को। अब हम एक खानाबदोश समुदाय धंगर और कोंकणी किसानों के बीच के संबंधों को समझेंगे। जब धंगर कोंकण क्षेत्र में पहुंचते थे तब रबी की फसल की शुरुआत हो रही होती थी। इस समय तक खरीफ की फसल कट चुकी होती थी और रबी की फसल की तैयारी खेतों में खाद लगाई जा रही होती थी। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची ठूंठों को खा लिया करते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। दोस्तों, अब आप जानना चाहते होंगे कि ठूंठ क्या होता है। पौधे की कटाई के बाद जमीन में जो उसका अवशेष रह जाता है, उस जड़ को, उस अवशेष को ही ठूंठ कहते हैं। ठूंठ पराली को खाने के बाद भेड़ बकरियां खेत में जो मलमूत्र करते थे, उससे खेतों को खाद मिल जाती थी। धंगर जिन इलाकों में रहते थे वो बहुत उपजाऊ नहीं था। ऐसे में कोंकणी किसान उन्हें चावल देते थे, जिससे उनकी आजीविका चलती थी। मानसून का मौसम आने पर वो वापस सूखे पठार की ओर यात्रा शुरू कर देते थे। इसके बाद अब हम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पर चर्चा करेंगे। इन राज्यों में शुष्क मध्य पठारी क्षेत्र भी था जो पत्थर और घास से ढका हुआ था। इस क्षेत्र में 3 खानाबदोश समुदाय रहते थे, जिन्हें गोल्ला, कुरुमा और कुरबा कहते हैं। गोल्ला गाय भैंस पालते थे और कुरमा और कुरबा भेड़ और बकरियों को पालते थे और बुने हुए कंबल बेचा करते थे। ये समुदाय जंगल के पास रहते थे, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती किया करते थे और कई तरह के छोटे छोटे व्यापार करते थे और अपने झुंडों की देखभाल करते थे। पर्वतीय चरवाहों और पठारी पशु चारकों के अंदर मुख्य अंतर यह था कि पहाड़ी में सर्दी और गर्मी की वजह से चक्रीय गतिविधियां होती थी, जबकि पठारी क्षेत्र में ये मानसून और शुष्क मौसम की वजह से आवागमन होता था। तो आपने पठारी क्षेत्र में पाए जाने वाले खानाबदोश समुदायों और उनकी चक्रीय गतिविधियों के बारे में जाना। आइए नजर डालते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्या जाना और क्या नया सीखा। महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा पठारी क्षेत्र है और धंगर महाराष्ट्र का एक अहम चरवाहा समुदाय था। धंगर महाराष्ट्र के मध्य पठारी क्षेत्र में रहते थे, जो कि कम वर्षा वाला अर्ध शुष्क क्षेत्र था। धंगर ज्यादातर मानसून के दौरान ही इस जगह में रहा करते थे, क्योंकि ये उनके मवेशियों के लिए अच्छा चारागाह था। मानसून समाप्त होने के बाद वो कोंकण की ओर चले जाते थे। धंगर और कोंकण के बीच पारस्परिक लाभकारी संबंध थे, जहां धंगरों के मवेशियों के झुंड कोंकणों के खेतों पर चरते थे और उसे खाद देते थे। वहीं कोंकणी किसान धंगरों को चावल देते थे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर भी पठारी क्षेत्र का हिस्सा था। यहाँ 3 खानाबदोश समुदाय गोल्ला, कुरमा और कुरबा रहते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।